आज खर्चा पानी में बात करेंगे चाइनीज कंपनियों की काली कमाई की और जानेंगे कि वीवो, शाओमी के बाद अब हुआवे को लेकर क्या नया खुलासा हुआ है। एक्सपर्ट्स के जरिए समझेंगे कि क्या भारत सरकार ने चाइनीज कंपनियों पर कार्रवाई करने में देर कर दी है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. भारत में व्यापार कर अरबों रुपए का मुनाफा पीटने वाली चाइनीज कंपनियों की काली कमाई पर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। वीवो के बाद अब एक और चाइनीज कंपनी हुआवे का काला कारनामा सामने आया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हुआवे की भारतीय इकाई ने बीते 2 साल में जमकर गड़बड़ियां की हैं। इनकम टैक्स विभाग ने अपनी जांच में ये पाया है कि हुआवे इंडिया ने चीन में अपनी पेरेंट कंपनी को डिविडेंड के तौर पर 750 करोड़ की रकम भेजी है। इस चाइनीज कंपनी ने खेल करते हुए अपनी इनकम को काफी कम करके दिखाया था। वहीं वीवो को लेकर भी एक और नया खुलासा हुआ है। वीवो ने मोबाइल बेचकर भारत में जितना धंधा किया उसका करीब 50% पैसा उसने गलत तरीके से वापस चीन भेज दिया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत वीवो के भारत के कारोबार से जुड़े 119 बैंक खातों को ब्लॉक कर दिया है। इन खातों में 465 करोड़ रुपए जमा थे। ईडी ने कहा कि उसने वीवो के 48 स्थानों पर छापा मारा है। वीवो पर आरोप है कि चाइनीज कंपनी ने भारत में बिक्री से हुई इनकम को भारत से बाहर ट्रांसफर कर दिया ताकि नुकसान दिखाया जा सके और टैक्स की चोरी की जा सके। पीटीआई की खबर के मुताबिक वीवो की भारतीय इकाई ने अपने टर्नओवर का लगभग 50% यानी 62,476 करोड़ रुपए भारत में बिना टैक्स चुकाए चीन वापस भेज दिए और यह दिखाने की कोशिश की कि वीवो को भारत में भारी लॉस हो रहा है। यह पैसा साल 2017 से 2021 के बीच भेजा गया था। जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि वीवो मोबाइल इंडिया के खिलाफ सप्ताह की शुरुआत में शुरू किए गए देशव्यापी छापे के बाद उसने 73 लाख नकद और 2 किलो सोने की सिल्ली जब्त की है। ईडी ने अपने बयान में कहा कि कुछ चीनी नागरिकों सहित वीवो के कर्मचारियों ने तलाशी के दौरान सहयोग नहीं किया और डिजिटल उपकरणों को छिपाने की कोशिश की। इससे पहले अप्रैल में ईडी ने चीनी मोबाइल कंपनी शाओमी की 5,551 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त कर ली थी। इसी तरह से इनकम टैक्स विभाग ने इसी साल फरवरी महीने में हुआवे के बैंक खातों को ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद हुआवे ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा था कि बिना नोटिस दिए उनके खातों को बंद कर दिया गया है, जबकि उसने बिजनेस में कोई गड़बड़ी नहीं की है। काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार वीवो भारत के स्मार्टफोन बाजार में खासा दखल रखती है। भारत की मोबाइल मार्केट में इसकी हिस्सेदारी 15% है। वहीं 24% हिस्सेदारी के साथ शाओमी इंडिया पहले पायदान पर है। इस बारे में हमने टैक्स और फाइनेंशियल मामलों के जानकार शरद कोहली से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने इस बारे में क्या कहा। वीवो है, शाओमी है और टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी कंपनी हुआ भी है जो फोन भी बनाती है, टेक्नोलॉजी भी बेचती है। अब इसने यहाँ पर ग्राहकों को सेल किया, बिल्कुल सरल भाषा में अगर इसको समझे, उसका सेल का वैल्यू कलेक्ट हुआ, मतलब बैंक में पैसा आ गया। जब उसने मोबाइल फोन बेचे तो पैसा बैंक में आ गया। अब पैसा बैंक में आया तो हम सब जानते हैं ये फोन्स ज्यादातर चाइना में बनते हैं, कुछ यहाँ पर आके असेंबल किए जाते हैं और ज्यादातर फोन जो है एज इट इज चाइना से आते हैं, यहाँ पर असेंबल किए जाते हैं। तो मान लीजिए वो फोन आपको, मैं उदाहरण ले रहा हूँ, 30,000 रुपए में आपने बाजार से खरीदा। अब कंपनी के बैंक अकाउंट में 30,000 रुपए आ गए। कंपनी की जो कॉस्ट आई बनाने की, वो कॉस्ट आई मान लीजिए 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए उसने उस पर मार्जिन कमाई। ये सारा मैं एक उदाहरण के तौर पे ले रहा हूं। अब 15,000 मान लीजिए कंपनी ने लाखों के हिसाब से फोन बिकते हैं। हो सकता है आज हमारे जो ललन टॉप के दर्शक हैं उनके हाथ में भी शायद, जब वो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो शायद कोई वीवो या उनके हाथ में हुआवी या शाओमी का फोन हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 15,000 रुपए उनकी लागत आई, 15,000 रुपए उनका प्रॉफिट हो गया। अब ये कंपनियां, यहीं से सारा खेल शुरू होता है। ये कंपनियां क्या करती हैं कि इनको लगता है 15,000 रुपए जो हमने प्रति फोन प्रॉफिट कमाया है, जो कि लाखों में आप करिए तो करोड़ों अरबों रुपए में चला जाता है और वाकई में मामला अरबों रुपए का है। तो ये उस पर टैक्स नहीं देना चाहती। इनको लगता है कि कंपनीज के ऊपर जो 25%, 30% टैक्स लगता है, वो टैक्स से हम बचना चाहते हैं। तो ये बड़ी चालाकी से क्या करते हैं, अपनी जो पेरेंट कंपनी है, मतलब जो चाइना में इनकी जो पेरेंट होल्डिंग कंपनी है, वहां से एक बिल मंगवा लेते हैं कि साहब हमने ऐसा करिए कि हमने आपका नाम, आपने इंडिया में नाम इस्तेमाल किया है तो इसकी ये इतनी रॉयल्टी बन गई, या हमने ये कुछ कंसल्टेंसी एडवाइस करी थी, या हमने जो वहां से पुर्जे भेजे थे उसकी प्राइस को इन्फ्लेट कर दिया जाता है। मतलब पुर्जा 100 रुपए का है तो उसको 500 रुपए की बिलिंग कर दीजिए।
तो इससे होता क्या है कि जो भारतीय कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो खर्चों का ब्लॉक है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि खर्चे आपने डाल दिए वहां पे, तो खर्चों का ब्लॉक बढ़ते ही प्रॉफिट हमारा नीचे गिर जाता है। और ये क्या करती हैं कि बजाय उस पैसे को, जो प्रॉफिट को टैक्स दे के अपने देश यानी कि चीन वापस ले जाने के, ये उन खर्चों के माध्यम से पैसे को यहां से रिमिट कर रही थी। बस यही सारा मामला है। पहला मामला है आयकर की इवेजन का, टैक्स इवेजन का, क्योंकि इन्होंने उस पैसे पे जो खर्चे विदेशी कंपनी के इस कंपनी में बुक किए गए उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया, क्योंकि वो तो खर्चे थे, वो सीधा का सीधा पैसा चला गया। और दूसरा, कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ है कि पैसा बजाय सीधा चाइनीज कंपनी में जाने के कुछ टैक्स हेवंस के माध्यम से रोड किया गया है। मतलब टैक्स हेवंस होते हैं वो जगह जहां पर टैक्स जीरो होता है। कुछ केसेस में ऐसा भी संदेह है, ये मैं पक्की तौर पे नहीं कह सकता, कि कुछ पैसा हवाला के माध्यम से भी चीन में भेजा गया है। हवाला का माध्यम होता है, आपने यहाँ कैश निकाल के पैसे पकड़ा दिए और उस हवाला डीलर्स के नेटवर्क ने आपको वहां पर पैसा हैंडओवर कर दिया। तो ये यहीं से मामला, तो पहला मामला होता है टैक्स इवेजन का, जिसमें आयकर के अधिनियम आ जाते हैं कि आपने भारत में जो प्रॉफिट कमाया उस पे आपने टैक्स नहीं दिया। इसको तकनीकी भाषा में, इनकम टैक्स की भाषा में कहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग का अर्थ हुआ कि आपने यहां से वहां प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की कोशिश करी बिना कायदे कानून को फॉलो किए हुए। और इसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मामला शुरू हो जाता है, क्योंकि जब ये पैसा यहां से गया तो जिस बैंक से गया विदेशी मुद्रा में गया, भारत रुपयों में तो जा नहीं सकता। आप बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये युआन में या यूएस डॉलर्स में पैसा भेजे, तो उस बैंक ने भेजा पैसा। तो क्या आपने फेमा के नियमों का पालन किया, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है? चाइनीज कंपनियों पर अब सरकार भले ही एक के बाद एक कार्रवाई में जुटी हो, लेकिन जानकारों का कहना है कि सालों से टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा कूट रही इन चाइनीज कंपनियों पर कार्रवाई करने में काफी वक्त लग गया। शायद इसी का फायदा उठाकर वीवो कंपनी के 2 डायरेक्टर पिछले साल ही वापस चीन फूट लिए। चाइनीज कंपनियों के डायरेक्टर्स के भारत से भाग जाने के बारे में विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमें खुफिया एजेंसियों से इस बात की जानकारी नहीं मिली है। वैसे भी ये कानूनी मामला है, जब भी कुछ मिलेगा और चीन से बात करने की जरूरत महसूस होगी, हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि यहाँ काम करने वाली कंपनियों को देश के कानून का पालन करने की जरूरत है। हमारे कानूनी अधिकारी देश के कानून के अनुसार कदम उठा रहे हैं। आपको बता दें कि वीवो के 2 डायरेक्टर जेंगशेन ओयू और जांगजी 1 साल पहले ही देश छोड़कर जा चुके हैं। हालांकि ईडी की कार्रवाई से चीन को मिर्ची लगती दिख रही है। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता वांग शियाओजियान ने 6 जुलाई को देर रात जारी बयान में कहा कि चीनी सरकार ने हमेशा चीनी कंपनियों को अपने विदेशी कारोबार में स्थानीय नियम कायदों का पालन करने के लिए निर्देश दे रखा है और सरकार चीनी कंपनियों को उनके वैध अधिकारों और हितों को बनाए रखने के लिए मजबूती से समर्थन करेगी। उन्होंने आगे कहा, भारतीय जांच एजेंसियों को कानून के तहत काम करना चाहिए और चीनी कंपनियों को गैर भेदभावपूर्ण कारोबारी माहौल प्रदान करना चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने जम्मू कश्मीर स्थित वीवो के एक डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ चीनी नागरिक कंपनी के शेयर होल्डर्स थे और उन्होंने पहचान के तौर पर फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया है। इसके बाद EOW की FIR का संज्ञान लेते हुए ईडी हरकत में आई और वीवो कंपनी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया। जब ईडी ने जांच शुरू की तो पता चला कि कथित जालसाजी के लिए कई शेल कंपनियां बनाई गई थीं और इसके जरिए अवैध रूप से कमाई गई रकम की हेराफेरी की गई थी। जांच एजेंसी को इस बात का भी शक है कि अवैध रूप से कमाई गई रकम को विदेशों में भेजा गया था या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और कानूनी एजेंसियों को धोखे में रखकर भारत में कुछ दूसरे धंधे में लगा दिया गया था। आइए इस बारे में एक्सपर्ट की राय भी सुनते हैं। इस बात से मैं सहमत हूं कि इतना बड़ा अमाउंट भारत से अगर गया, 62,000 करोड़ वीवो का मामला है, इतना बड़ा अमाउंट जब यहाँ से जा रहा है तो मुझे लग रहा है जब ये सारा एक साथ नहीं जाता है, ये ट्रांचेस में जाता है। मतलब ये एक बार आपने इतना भेज दिया, एक बार आपने B अमाउंट भेज दिया, एक बार C भेज दिया, तो जब एक के बाद एक अमाउंट जा रहा था तो उसी समय अगर इसका संज्ञान लिया जाता, उसी समय अगर इस पे रोक लगाई जाती, पूछताछ की जाती कि आप ये पैसा भेज रहे हैं, तो अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत, कुछ ही ऐसा लगता है। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ चीनी डायरेक्टर्स अपने देश भी जाके बैठ गए हैं, वो यहां से जा चुके हैं। जैसे उनको पता लगा कि अब ये इन्वेस्टिगेशन होगी, वो अपने देश जाके बैठ गए। और यूके जैसे ट्रांसपेरेंट देश से हम लोगों को एक्स्ट्राडाइट नहीं कर पा रहे हैं। आज वहां विजय माल्या
नीरव मोदी जैसे लोग वहां पर छुप के बैठे हैं, आज तक हम उनको नहीं ला पाए। तो चीन से इन लोगों को वापस लाने का तो हम भूल जाए, चीन तो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट कंट्री नहीं है इस मामले में, तो क्या ये लोग वापस आ पाएंगे? पर इसमें मैं एक जरूरी बात जोड़ना चाहूंगा जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए कि केवल और केवल चीनी लोगों ने ये काम नहीं किया है। हमें इन्वेस्टिगेशन में ये भी तहकीकात करना चाहिए कि क्या इसमें कुछ भारतीय दिमाग भी इन्वॉल्व थे, क्योंकि बिना लोकल सहायता के, बिना लोकल लोगों की मदद के पूरा का पूरा जो सिस्टम है, हालांकि अभी मामला तहकीकात में है तो सीधा किसी पर इल्जाम लगा देना मुझे लग रहा है ठीक नहीं होगा, पर तहकीकात में मुझे पूरी उम्मीद है ऐसे भी नाम निकल के आएंगे जो कि चीनी नेशनैलिटी के नहीं होंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ इनको सहयोग भारतीय पूरा जो सिस्टम है उसमें किसी ना किसी से मिला होगा, जैसा कि हमने नीरव मोदी केस में देखा था, जैसा हमने विजय माल्या के केस में देखा था। नीरव मोदी में आपको याद होगा पीएनबी के कुछ ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे। तो कहीं ना कहीं मिली भगत किसी ना किसी के साथ होती है, या किसी की लापरवाही होती है, लापरवाही थी या मिली भगत थी, नुकसान तो भारतीय रेवेन्यू का हुआ और पैसा यहां से बाहर गया। मुझे लग रहा है इसकी बहुत डीप तहकीकात करने की जरूरत है, और जो भी लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं, भले ही वो भारतीय मूल के क्यों ना हो, और चीनी है तो उनको तो रेप्रिमांड किया ही जा रहा है, कुछ लोग अरेस्ट भी किए गए हैं, चीनीज ऐप से संबंधित भी लोगों को अरेस्ट किया गया। तो चाइना की जो बिजनेस करने का तरीका है आज उस पर सवाल उठने लगे हैं। तो ये था आज का खर्चा पानी। आपके लिए बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।